आप सबके भीतर बैठे भगवान को मेरा प्रणाम। आज की क्लास करेंगे स्टार्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सीए फाउंडेशन सेल्स ऑफ गुड यूनिट नंबर 4 अनपेड सेलर। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी तो उसके हिसाब से आपको भी मेरी स्पीड के साथ साथ चलना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेगा अनपेड सेलर। अनपेड सेलर आएगा सेक्शन 45(1), इसके अंदर आएगा इसका मीनिंग। सेक्शन 45(2) कहेगा कि अनपेड सेलर इंक्लूड्स ये जैसे अनपेड सेलर का अगर कोई एजेंट है तो वो भी अनपेड सेलर ही माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 46। सेक्शन 46 से दैट व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू अनपेड सेलर। तो यहाँ पर दो राइट हैं अनपेड सेलर के पास। फर्स्ट इज राइट अगेंस्ट गुड्स एंड सेकंड इज राइट अगेंस्ट बायर। अब ये जो राइट अगेंस्ट गुड्स हैं इसमें तीन राइट हैं। सबसे पहला राइट कौन सा है, लियन, राइट ऑफ लियन। फिर आएगा राइट ऑफ एसआईटी और नेक्स्ट आएगा राइट टू और रीसेल। तो जो हमारा फर्स्ट राइट है राइट ऑफ लियन, इसके तीन सेक्शन है, सेक्शन 47, 48, 49। सेक्शन 47 क्या कह रहा है, राइट ऑफ लियन। 48 क्या कह रहा है, पार्ट डिलीवरी। 49 क्या कह रहा है, टर्मिनेशन ऑफ लियन। सिंपल सी बात है, सबसे पहला सेक्शन लियन के बारे में बताएगा, दूसरा बताएगा पार्ट डिलीवरी के सिचुएशन में लियन का क्या करेंगे, और तीसरा सेक्शन 49 बताएगा कि टर्मिनेशन ऑफ लियन कैसे होती है। नेक्स्ट है राइट ऑफ एसआईटी। अब लियन के तीन सेक्शन से लाइन से तीन सेक्शन थे, 47, 48, 49, और एसआईटी के भी तीन सेक्शन है, 50, 51 एंड 52। 50 क्या कहता है, एसआईटी का मीनिंग। 51 क्या कहता है, ट्रांजिट कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, और ट्रांजिट की ड्यूरेशन क्या रहेगी। और आपका सेक्शन 52 कहता है कि एसआईटी कैसे लगाई जाएगी। सेक्शन 53 क्या कहता है, अगर बायर ने गुड्स को सब सेल कर दिया या प्लेज कर दिया तो क्या होगा। उसके बाद आता है सेक्शन 54 राइट टू और रीसेल। इसके अंदर हम एक चार्ट बनाएंगे, उसकी डिटेल चर्चा एक मिनट बाद करेंगे। फिलहाल हमने कुछ सेक्शन पढ़े। 45(1) अनपेड सेलर का मीनिंग, 45(2) अनपेड सेलर के अंदर कौन कौन इंक्लूड होगा, 46 अनपेड सेलर के राइट, इसके दो पार्ट करें, राइट अगेंस्ट गुड्स। उसके अंदर कितने राइट आएंगे जी, तीन। सबसे पहले कौन सा आएगा, लियन। लियन के कितने सेक्शन है, 3, 47, 48 एंड 49। उसके बाद क्या आएगा, एसआईटी। एसआईटी के फिर से कितने सेक्शन है, 3, 50, 51 और 52। उसके बाद आएगा सब सेल और प्लेज बाय द बायर, तो उसका सेक्शन आ जाएगा आपका 53। नेक्स्ट राइट आएगा, थर्ड राइट आएगा राइट टू रीसेल, सेक्शन 54। फिर आएगा राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर। हम अगर एज ए अनपेड सेलर राइट अगेंस्ट गुड्स ना लगा पाएं तो हम क्या लगाएंगे, राइट अगेंस्ट बायर। मतलब अगर आप कभी गलती से अनपेड सेलर बन जाओ तो सबसे पहले कोशिश करना राइट अगेंस्ट गुड्स लगा दो। अगर आप राइट अगेंस्ट गुड्स नहीं लगा पाए तो आप क्या लगाओगे, राइट अगेंस्ट बायर। राइट अगेंस्ट बायर कितने हैं जी हमारे, सिर्फ 4। सेक्शन कौन कौन से हैं, 55, 56, 56 के बाद सीधा आएगा सेक्शन 60 और 61। अब आप ध्यान दें, 54 हम यहाँ तक कर चुके थे, यहाँ से सेक्शन चलेंगे 55 एंड 56। उसके बाद तीन सेक्शन गायब है जिसकी अभी चर्चा करेंगे। फिर आएगा सेक्शन 60 और 61। 55 किस चीज़ का है, शू फॉर द प्राइस। आप बायर को कहो लाओ भाई मेरे पैसे दो। डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर बायर ने गुड्स एक्सेप्ट ही नहीं करी हैं तो हम पैसे तो मांग नहीं सकते, लेकिन गुड्स को भेजने के, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की डैमेज के पैसे मांग सकते हैं। और सेक्शन 60 कहेगा रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, और 61 कहेगा इंटरेस्ट। ये सेक्शन याद करने बड़े आसान है। 61 में 1 आएगा, 1 आई के जैसा होता है, आई इंटरेस्ट हो गया, और ये सारी चीज़ें इसी सीक्वेंस में आपको याद होंगी, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं है याद तो आप अभी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो 60 और 61 है ये सेक्शन दोबारा से भी करेंगे। नेक्स्ट है राइट ऑफ बायर। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट ऑफ बायर तो इसका मतलब इस समय डिफॉल्ट में कौन होगा, सेलर। सेलर अगर डिफॉल्ट में है तभी तो हमारे पास क्या आएगा, राइट ऑफ बायर। राइट ऑफ बायर कितने हैं जी, 5। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे सेक्शन 3 हमने गायब कर दिए थे, 57, 58 और 59। ये सेक्शन आगे 57, 58 और 59। 60 और 61 दोबारा से आगे, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट और श्यू फॉर द इंटरेस्ट। सेक्शन 57 किसी का है, डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी। अगर बायर को डिलीवरी नहीं मिली तो बायर कहता है भैया मेरे को डिलीवरी नहीं मिली इसलिए मेरे को क्या होगी, डैमेज। अगर आप डैमेज रुपीज़ में नहीं मांग पाओ तो आप उसको कह सकते हो कि भैया मेरे को तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दो, और ब्रीच ऑफ वारंटी। तो ये सेक्शन आ जाएंगे आपके 57, 58, 59, 60, 61 दोनों के हैं। और राइट ऑफ अनपेड सेलर में भी 60 एंड 61 है, राइट ऑफ बायर में भी 60 और 61 है। अब अगर हम इसकी डिटेल चर्चा यहाँ से पढ़नी स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात करता है अनपेड सेलर का मीनिंग। अनपेड सेलर क्या कहता है, व्हेन होल ऑफ द प्राइस नॉट बीन पेड, जब
सेलर को पूरा पैसा नहीं मिलता और सेलर के पास इमीडिएटली राइट है एक्शन का प्राइस के लिए, तो वो बेचारा सेलर कौन बन जाएगा? अनपेड सेलर। या हमने अनपेड सेलर को कोई बिल ऑफ एक्सचेंज दिया है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है और वो बिल ऑफ एक्सचेंज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज ए कंडीशनल पेमेंट दिया था और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपकी अमाउंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा है ड्यू टू डिसऑनर, ड्यू टू बाउंस, तो वो अनपेड सेलर को क्या बना देगा? गलत बोल गया मैं, सेलर को क्या बना देगा? अनपेड सेलर। फिर बात करते हैं जी राइट ऑफ अनपेड सेलर। इसके दो पार्ट हम कर चुके हैं। पहला है राइट अगेंस्ट गुड्स, और राइट अगेंस्ट गुड्स में सबसे पहला क्या आएगा? राइट ऑफ लियन। ध्यान से देखें, राइट अगेंस्ट गुड्स में सबसे पहला जो सेलर का लियन है वो कब लगेगा? जब सेलर के पास गुड्स की पोजेशन होगी तभी सेलर क्या लगा पाएगा? लियन। लियन का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास किसी गुड्स की पोजेशन है तो मैं पोजेशन छोड़ने से मना कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड राइट ऑफ लियन। An unpaid seller has a right of lien on the goods for the price while he is in possession until the payment or tender the price of such goods. It is a right to retain, ये वर्ड आपको एग्जाम में जरूर लिखना है, retain the possession, retain the possession, तीन वर्ड में साथ साथ बोलो, retain the possession। अगला पॉइंट है एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ लियन। सिर्फ तीन सिचुएशन में आप लियन लगा सकते हैं। पहली बात, या तो सेलर ने बिना उधार के गुड्स बेची हैं विदाउट एनी स्टिपुलेशन ऑफ क्रेडिट, या आपने क्रेडिट कह के गुड्स बेच दी एज ए सेलर और क्रेडिट का टर्म एक्सपायर्ड हो चुका और आपको पैसे नहीं मिले, या बायर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो इन तीन सिचुएशन के अंदर अगर आप सेलर हैं और आप अनपेड सेलर बन गए तो आप लियन लगा सकते हैं। अगला पॉइंट, पार्ट डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी का सेक्शन क्या है? 48। अब ये पार्ट डिलीवरी क्या करे? एक पर्सन था बेचारा, अनपेड सेलर बन गया, इसने 100 गुड्स ट्रांसफ़र करनी थी बायर को, इसने क्या करा? 70 गुड्स ट्रांसफ़र कर दी, 30 गुड्स अभी भी इस अनपेड सेलर की पोजीशन में हैं। तो क्या इस 30 गुड्स पे लियन लगाया जा सकता है? आंसर इज यस। जो गुड्स अनपेड सेलर की पोजीशन में है 30 हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से, क्या इस पार्ट डिलीवरी के बाद जो पार्ट गुड्स एज ए अनपेड सेलर आपके पास बची हुई हैं, क्या आप उस पर लियन लगा सकते हैं? आंसर इज बिग यस। अगला पॉइंट है सेक्शन 49, लियन टर्मिनेट कब होता है? लियन टर्मिनेट करने की कितने ऑप्शन है जी? 4। पहला, अनपेड सेलर ने गुड्स की डिलीवरी कर दी हो करियर को या अदर बेली को, उसके साथ मेरे साथ साथ बोले तीन वर्ड, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। पहले बताएं, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल, तीन वर्ड बोलने हैं, विदाउट रिजर्विंग द राइट ऑफ डिस्पोजल। अगर आपने गुड्स करियर को या अदर बेली को ट्रांसफर कर दी तो आपका लियन गया। अगर बायर या बायर के एजेंट ने लॉफुली गुड्स की पोजीशन ले ली तो आपका लियन गया। आपने लियन वेव कर दिया तो बात ही खत्म होगी। और लास्ट पॉइंट है बाय एस्टॉपल। अगला पॉइंट है SIT। SIT क्या कहता है? जरा ध्यान से सुनिए। गुड्स तीन बंदों के पास हो सकती है। सर तीन बंदों के पास? मैंने कहा या तो गुड्स सेलर के पास होंगी, बिल्कुल सही बात है, या गुड्स बायर के पास होंगी, बिल्कुल सही बात है, या गुड्स रास्ते में होंगी, उस रास्ते को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ट्रांजिट। अगर गुड्स सेलर के पास हैं तो लियन लग जाएगा, अगर गुड्स रास्ते में हैं तो SIT लग जाएगा, और अगर गुड्स बायर की पोजीशन में जा चुकी तो हम लियन और SIT नहीं लगा पाएंगे, हम क्या लगा पाएंगे? राइट अगेंस्ट बायर। तो हमने सबसे पहले सेलर का पहला राइट किया राइट ऑफ लियन, उसके लिए हमने 3 सेक्शन कर लिए। अब बारी आई राइट ऑफ SIT। SIT के सेक्शन कौन कौन से हैं? 50, 51, 52। यहाँ पर दो वर्ड देखें, मेरे साथ साथ बोलो, रीटेन, और यहाँ क्या बोलेंगे? रीगेन। अगर सेलर के पास गुड्स हैं और सेलर उसकी डिलीवरी देने से, पोजेशन देने से मना कर दे, दैट इज कॉल्ड लियन, तो हमने पोजेशन को रिटेन रखा। लेकिन अगर गुड्स रास्ते में हों, ये सेलर है, ये बायर है, गुड्स रास्ते में हैं और सेलर कहता है भाई मेरी गुड्स मेरे पास वापस ले आओ, तो सेलर ने क्या लगा दिया? SIT, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ऐसा करने से सेलर ने गुड्स को दोबारा से पोजेशन को अपने पास गेन कर लिया, दैट इज कॉल्ड रीगेन ऑफ पोजेशन। तो ये दो वर्ड आपको एग्जाम में 100% लिख के आने पड़ेंगे, रिटेन ऑफ पोजेशन एंड रीगेन ऑफ पोजेशन। ये लिखा हुआ है जी, रीगेन ऑफ पोजेशन। लेकिन
एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप SIT जब ही लगा सकते हो जब ये बायर क्या हो जाए, इंसोल्वेंट। लियन लगाने के 3 पॉइंट थे, उसमें से एक इंसोल्वेंट था, बायर का होना, तो आप लियन लगा सकते हो। लेकिन SIT लगाने के लिए 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन है, मैंने कहा हाँ बताओ कौन सी। गुड्स रास्ते में होनी चाहिए, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। सेलर अनपेड सेलर होना चाहिए और बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए। ये 3 कंडीशन मस्ट हैं अगर आप SIT लगाना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको कंडीशन बताएगा 5। 3 तो मैंने बता ही दिया आपको, बड़ी आसान सी हैं। सेलर क्या होना चाहिए, अनपेड सेलर। गुड्स का होनी चाहिए रास्ते में। बायर क्या होना चाहिए, इंसॉल्वेंट। तो 3 कंडीशन तो ये होगी। अगला पॉइंट खाम का लिखा हुआ है, ही मस्ट पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स। ही का मतलब है अनपेड सेलर। अनपेड सेलर गुड्स अपने से दूर भेज चुका हो, मतलब रास्ते में हो। अरे भाई गुड्स इन ट्रांजिट, और इसका एक ही तो मतलब है, बस लिखा हुआ है लिख दिया। नेक्स्ट है राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट सेक्शन 50, मतलब ये सारे राइट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50 आप फुलफिल करेंगे। अगला पॉइंट बड़ा अच्छा है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट सेक्शन 51। कह रहे साहब रास्ता शुरू कब होता है और ख़त्म कब होता है ये बताओ। मैंने कहा इस चीज़ को समझना 1 मिनट का खेल है। ये सेलर है, ये बायर है। अगर गुड्स सेलर के पास से जा चुकी, ठीक है जी, जा चुकी और बायर को नहीं मिली तो रास्ता है। 100 बातों की एक बात, अगर गुड्स सेलर के पास से जा चुकी और बायर को नहीं मिली तो क्या है, रास्ता। तो रास्ते को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ट्रांजिट। इतना समझने के बाद इसमें कुछ कुछ हम ऐड ऑन करते जाएंगे। कह रहे हैं व्हेन गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू द करियर और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर अनटिल द बायर और इज एजेंट ऑफ ऑन दैट बिहाफ टेक डिलीवरी। जब तक बायर या बायर का एजेंट डिलीवरी नहीं लेता तब तक रास्ता माना जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे भाई ये ट्रांजिट एंड कब हो जाएगा। मैंने कहा बड़ा आसान है, 2 3 4 बातें तो बड़ी आसान है, ध्यान से सुनो। बायर ने गुड्स की डिलीवरी ले ली, ट्रांजिट खत्म। बायर के एजेंट ने गुड्स की डिलीवरी ले ली, ट्रांजिट खत्म। इस ट्रांजिट के लिए बायर या बायर का एजेंट सेलर के गोदाम में आया, सेलर के गोदाम से पोजीशन ली और चला गया, रास्ता शुरू ही नहीं होगा, तो इसका मतलब रास्ता खत्म हो गया। लेकिन अगर ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये जो ट्रांसपोर्टर ये बायर के द्वारा हायर किया गया है, मतलब बायर अपना ट्रक भेज दे या अपना एजेंट भेज दे और ट्रक में माल लोड करवा ले तो समझ लो रास्ता खत्म। एक लास्ट पॉइंट और बच गया, बायर या बायर का एजेंट प्रॉपर डेस्टिनेशन से पहले, 2 वर्ड में साथ साथ बोलो, लॉफुली गुड्स की पोजीशन ले ले तो भी रास्ता खत्म हो जाता है। मतलब सेलर ने बायर को 100 किलोमीटर दूर गुड्स पहुंचानी थी, बायर और या बायर का एजेंट इससे पहले 80 किलोमीटर पे आगे इसने फ़ोन कर दिया और कहा कि भैया मेरे को लॉफुल पोजीशन यहाँ दे दो। और अगर इस सेलर ने इस प्रॉपर डेस्टिनेशन से पहले अगर लॉफुल पोजीशन दे दी तो समझ लो रास्ता खत्म। इन सब का एक ही क्रक्स है, क्या कि गुड्स सेलर के पास से चली गई हो, बायर या बायर के एजेंट के पास ना पहुंची हो तो ट्रांजिट है। सही बात है। अब ट्रांजिट खत्म कैसे होगा ये जरा ध्यान से सुने। व्हेन बायर और अदर बेली ऑब्टेन द डिलीवरी, बायर ऑब्टेन द डिलीवरी बिफोर द अराइवल ऑफ गुड्स एट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन से पहले अगर बायर या बायर का एजेंट गुड्स की लॉफुली क्या ले ले, पोजेशन ले ले। अगला पॉइंट, when goods are delivered to the carrier hired by buyer, when goods are delivered to a ship chartered by buyer। भाई सिंपल सी बात है, अगर वो करियर है तो यहाँ वर्ड यूज करेंगे हायर्ड बाय बायर, अगर वो शिप है तो यहाँ वर्ड क्या यूज करेंगे, चार्टर्ड बाय बायर। बायर ने ट्रक भेज दिया, बायर ने जहाज भेज दिया, बायर खुद आके गुड्स ले गया, बायर या बायर का एजेंट लॉफुली पोजीशन ले गया प्रॉपर डेस्टिनेशन से पहले, रास्ता खत्म। When the part delivery of the goods has been made to the buyer and transit come to an end for the remaining goods which are yet in the course of transmission। अगर पार्ट डिलीवरी कर दी गई है और पार्ट डिलीवरी ही फूड डिलीवरी है तो रास्ता खत्म। एक लास्ट पॉइंट और बच गया,
वेयर कैरियर रोंगफुली रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, अगर कैरियर ने, उस ट्रांसपोर्टर ने बायर को रोंगफुली गुड्स की डिलीवरी देने से क्या कर दिया, मना, और वेयर कैरियर और अदर बेली एक्नोलेज टू द बायर और इज एजेंट दैट ही होल्ड द गुड्स एज सोन एज गुड्स आर लोडेड इन द शिप अनलेस द सेलर हैज रिजर्व द राइट। 3 वर्ड में साथ साथ फिर से बोलो, अनलेस द सेलर हैज रिजर्व द राइट। अगर सेलर ने राइट रिजर्व नहीं रखा तो ट्रांजिट हो गया खत्म। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ट्रांसपोर्टर है वो इंडिविजुअल बंदा है, ना ये बायर का है बंदा एजेंट, ना ये सेलर का एजेंट है, ये इंडिविजुअल पर्सन है। और जैसे इसने सेलर से पोजीशन ली, इसने कह दिया कि अब ये गुड्स मैं बायर के बिहाफ पर होल्ड कर रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है बायर या बायर के एजेंट ने गुड्स की पोजीशन ले ली है, तो रास्ता हो गया जी आपका खत्म। कह रहे भाई SIT कैसे लगाते हैं, सेक्शन 52 बड़ा आसान है। आप अनपेड सेलर बन गए, हाँ सर हम बन गए, गुड्स रास्ते में तो क्या करोगे, ट्रांसपोर्टर को करियर को फोन करोगे, कहोगे ला भाई मेरी गुड्स क्या दे दे वापस। यही बात यहाँ लिखी हुई है, बाय टेकिंग एक्चुअल पोजेशन ऑफ द गुड्स बाय गिविंग नोटिस टू द करियर। उसके बाद 3 वर्ड बोलो मेरे साथ साथ, नोट टू डिलीवर द गुड्स। आप करियर को, ट्रांसपोर्टर को, ट्रक वाले को कह दो कि भाई गुड्स की डिलीवरी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास क्या ले आओ वापिस। अगला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, लियन और SIT में डिफरेंस बताओ। 2-3 बातें समझना। लियन कब लगाएंगे, जब गुड्स की पोजेशन होगी अनपेड सेलर के पास। SIT कब लगाएंगे, जब गुड्स रास्ते में होंगी। रास्ते को अंग्रेजी में क्या बोला हमने, ट्रांजिट। जब गुड्स कहाँ होंगी, रास्ते में। अब कह रहे इसमें फर्क बताओ, मैंने कहा बड़ा आसान है, जहां पे लियन खत्म होगा वहां पे SIT शुरू होगा। बिल्कुल सही बात है। लियन के अंदर हम अपनी गुड्स की पोजीशन को क्या रखते हैं, अपने पास रिटेन रखते हैं, और यहाँ रास्ते से वापस मंगाते हैं अपनी पोजीशन को, तो उसमें वर्ड यूज कर देंगे रीगेन द पोजीशन। बाकी 2-3 चीज़ें आसान सी वो पढ़ लेना। एक चीज़ और बता देता हूँ जो एग्जाम में जरूर लिखनी है, SIT के लिए बायर का इंसोलेंट होना कंपलसरी है, और लियन लगाने के लिए 3 पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट ये है कि बायर क्या हो जाए, इनसोल्वेंट। अगला पॉइंट सेक्शन 53 इन सबसे अलग है, ये राइट नहीं है, इफेक्ट बता रहा है, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो मेरे अनपेड सेलर के राइट हैं अगेंस्ट गुड्स वो 3 ही हैं। पहला क्या था, राइट ऑफ लियन, दूसरा क्या था SIT, और तीसरा क्या था, रीसेल। अब ध्यान से देखना, लियन के 3 सेक्शन, SIT के 3 सेक्शन अभी अभी किए थे हमने, 50, 51, 52। लियन के 3 सेक्शन हमने अभी किए थे, बताओ कौन कौन से थे, 47, 48, 49, और रीसेल का सेक्शन है हमारा 54। तो 53 क्या कह रहा है, 53 एक बड़ी मस्त बात कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक सेलर है जो अनपेड सेलर बन गया, एक बायर है। अनपेड सेलर और बायर के बीच में गुड्स बेचने का एग्रीमेंट हुआ, यही गुड्स बेचने का एग्रीमेंट बायर ने किसी नए बायर के साथ कर लिया, या इसको फर्दर प्लेज कर दिया, तो इस बायर के इस नए एग्रीमेंट बनाने की वजह से इस अनपेड सेलर के किसी भी राइट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये बात कह रहा है हमारे को सेक्शन 53। ध्यान से देखें क्या कह रहे हैं, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। बायर ने उन गुड्स को फर्दर प्लेज कर दिया या सब सेल कर दिया। अरे भाई मैं क्या करूं, मैं बेचारा अनपेड सेलर, मैं अपना लियन लगाऊंगा, मैं लियन नहीं लगा पा रहा तो SIT लगाऊंगा। बायर ये नहीं कह सकता कि मैं चीज आगे बेचने का एग्रीमेंट कर चुका हूं, SIT मत लगाओ। SIT लगेगा, लियन लगेगा। दिस इज सेक्शन 53। अगला पॉइंट, एक्सेप्शन वेयर अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लियन एंड SIT आर डिफीटेड। कह रहा है ये डिफीट कब हो सकते हैं, व्हेन द सेलर हैज असेंस टू द सेल, मॉर्टगेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स मेड बाय द बायर। उसने असेंट दे दी, अपनी सहमति दे दी, मतलब मैं सेलर हूं और मैंने अपनी सहमति दे दी बायर को कि तुम आगे बेच दो, और उसके बाद में अनपेड सेलर बन गया, तो भैया मैं लियन भी नहीं लगा पाऊंगा, मैं SIT भी नहीं लगा पाऊंगा। और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स मैंने ट्रांसफर कर दिए थे तो गुड फेथ में, और वहाँ पे जो है ना कुछ गड़बड़ होगी और सामने वाले ने आपको पेमेंट नहीं करी, तो भी आप SIT और लियन नहीं लगा पाओगे। इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रेस्काइंडेड। ध्यान से, अगर आपने SIT लगा दी
तो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रेस्काइंड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी जिंदा है। बायर के पास एक ऑप्शन है कि वो पैसे देके अभी भी गुड्स ले सकता है, लेकिन पहले उसको क्या देने पड़ेंगे, पैसे। बायर कैन आस्क फॉर डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ द प्राइस। नेक्स्ट है राइट टू रीसेल। राइट टू रीसेल को हम अपने चार्ट में से ही कर लेते हैं। जल्दी आए, हमारा चार्ट कहाँ गया, ये रहा। नहीं ये नहीं है, हमने शुरू में बनाया है। ये रहा हमारा चार्ट, ध्यान से देखें, इस चार्ट के अंदर ही हम ये टॉपिक कर लेंगे। अब हुआ क्या, जरा ध्यान से देखो। मैं बेचारा कौन बन गया, अनपेड सेलर। अनपेड सेलर बनने के बाद मैंने लगाया राइट अगेंस्ट गुड्स। राइट अगेंस्ट गुड्स में मैंने लगाया राइट ऑफ लियन, या मैंने लगाया राइट टू एसआईटी। ये 6 सेक्शन थे, 3 लियन के 3 एसआईटी के। इसके बाद मेरे पास एक राइट आएगा राइट टू रीसेल। मतलब राइट टू रीसेल जब ही आएगा जब या तो मैंने लियन लगाया होगा या मैंने एसआईटी लगाया होगा। लियन के बाद राइट टू रीसेल आएगा या एसआईटी के बाद राइट टू रीसेल आएगा। और ये बात तो आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे लियन मिलेगा तो एसआईटी नहीं मिलेगा, और अगर एसआईटी है तो लियन नहीं है। अब कह रहे हैं साहब आपने बायर को गुड्स बेचने से देने से, फिजिकली डिलीवरी देने से मना कर दिया, या रास्ते से वापस मंगा ली क्योंकि आप अनपेड सेलर थे। मैंने कहा ठीक है, अब क्या करें, अब उन गुड्स का क्या करें, नया बायर ढूंढो और उसको बेच दो, बात खत्म। लेकिन यहाँ पर एक आपको एक वर्क करना पड़ेगा। आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस। आपको नो अनपेड सेलर, अनपेड सेलर को क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस सर्व करना पड़ेगा। कौन किसको नोटिस सर्व करेगा, अनपेड सेलर। मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ ओबी, ओरिजिनल बायर को एक नोटिस देगा। क्या ये नोटिस हमेशा देना जरूरी है, आंसर इज नो। गुड्स 2 तरह की होती हैं, हाँ सर सबको पता है। फर्स्ट इज पेरिशेबल और सेकंड इज नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल गुड्स कौन सी, जो जल्दी ही क्या हो जाएंगी, खराब। अगर गुड्स जल्दी खराब होने वाली हैं तो इस अनपेड सेलर को, ओरिजिनल बायर को किसी भी नोटिस की कोई भी दरकार, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पेरिशेबल गुड्स हैं तो नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। आप नया बायर ढूंढो, उसको चीज़ बेच दो। 2 बातें, नए बायर को चीज़ बेचोगे तो नई ट्रांजेक्शन में या तो आपको प्रॉफिट होगा या क्या होगा, लॉस। अगर अनपेड सेलर को प्रॉफिट हो जाए तो वो प्रॉफिट किसका ही माना जाएगा, अनपेड सेलर का। और अगर लॉस हो जाए तो वो लॉस क्या ओरिजिनल बायर से रिकवर किया जा सकता है, आंसर इज यस। अगला पॉइंट, अगर गुड्स कौन सी हैं जी, नॉन पेरिशेबल। नॉन पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं, जो खराब नहीं होती। तो अनपेड सेलर को एक नोटिस की दरकार है, नोटिस देना पड़ेगा ओरिजिनल बायर को। अगर उसने नोटिस दे दिया तो ये सेम डिटो लग जाएगा। फर्दर रीसेल पे अगर प्रॉफिट हो गया तो अनपेड सेलर का, लॉस हो गया तो ओरिजिनल बायर का। बट, परंतु, किंतु, लेकिन नोटिस देने की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि गुड्स क्या थी, नॉन पेरिशेबल। लेकिन आपने नोटिस नहीं दिया, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अगर प्रॉफिट हो गया तो वो ओरिजिनल बायर का, लॉस हो गया तो किसका, अनपेड सेलर का। आपको इसमें हो सकता है कुछ लगे कि अरे गलती तो बायर की है फिर भी प्रॉफिट बायर का। मैंने कहा हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उम्मीद है ये बड़ी सुंदर सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर एज ए अनपेड सेलर आप राइट अगेंस्ट गुड्स नहीं लगा पाए, हाँ सर नहीं लगा पाए, तो बायर के अगेंस्ट राइट आ जाएंगे। बायर के अगेंस्ट कितने राइट आएंगे, 4। फर्स्ट इज शू फॉर द प्राइस, आप बायर को कहोगे भाई मेरी गुड्स ली थी तूने, पैसे दे। दूसरा शू डैमेज फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर बायर ने गुड्स की एक्सेप्टेंस करने से मना कर दिया और गुड्स आपने वापस मंगा ली तो आप क्या कहोगे, भाई मेरा आने जाने का भाड़ा दे, मेरे को क्या दे, डैमेज। अब आप प्राइस नहीं मांग सकते क्योंकि उसने गुड्स ली नहीं, उसने मतलब बायर ने। अगर बायर ने गुड्स ले ली तो पैसे मांग लो, बायर ने गुड्स नहीं ली तो डैमेज मांग लो। बायर ने गुड्स ले ली तो पैसे मांग लो प्लस ब्याज भी मांग लो। ये बात वो कौन बोल देगा, सेक्शन 61, क्योंकि सामने वाला लेट पेमेंट कर रहा है। इसकी चर्चा मैं सबसे एंड में करूंगा, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। इसके बाद आ जाओ राइट ऑफ बायर। सर राइट ऑफ बायर जब लगेंगे जब सेलर की कोई गलती होगी। मैंने कहा हाँ, तो बायर के पास कितने राइट हैं, 5। ध्यान से देखें, यहाँ पे सेक्शन थे 55, 56, 3 सेक्शन गायब थे, 57, 58, 59 यहाँ गए, 60 + 61 वही हैं जो वहाँ थे। 57 क्या कहते हैं, डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी। एज ए बायर आप कहोगे भैया तुमने गुड्स देनी थी, दी नहीं, लाओ नॉन डिलीवरी का डैमेज दो।
अगर आपकी डैमेज रुपीज़ में परफेक्ट रेमेडी नहीं है या रुपीज़ में कैलकुलेट नहीं हो पा रही तो आप कहोगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा दो। अगर सामने वाले ने वारंटी तोड़ दी तो आप वारंटी का ब्रीच का केस करके अपनी डैमेज मांग लोगे। और सेक्शन 61 एज इट इज है, श्यू फॉर इंटरेस्ट एंड रेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट का सेक्शन है 60 और श्यू फॉर इंटरेस्ट का सेक्शन कौन सा है 61 बड़ा आसान है याद करना, मैंने पहले भी बताया था 1 आई के जैसा होता है, ये रहा आपका इंटरेस्ट। अब मैं सेक्शन 60 को एलेबोरेट करूंगा, ये हमारा चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखें, ये सेलर है, ये बायर है। इन्होंने कहा, आपस में बात कर रहे थे 1 अगस्त को। सेलर ने कहा कि मैं आपको 20 अगस्त को चीज़ बेचूंगा, गुड्स की डिलीवरी दूंगा 20 अगस्त को। बायर ने कहा ओके, मेरे को भी 20 अगस्त को गुड्स की डिलीवरी चाहिए। अब आज है मान लीजिए 11 अगस्त। इस 11 अगस्त को या तो एस सेलर बायर को मना कर दे कि मैं आपको 20 अगस्त को गुड्स की डिलीवरी नहीं कर पाऊंगा, या बायर सेलर को मना कर दे 11 अगस्त को कि भाई 20 अगस्त को मेरे पास माल लाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा। तो क्या इन दोनों सिचुएशंस में एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ड्यू डेट से पहले ही परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया? यस। तो सामने वाली पार्टी के पास कितनी ऑप्शन आएंगी? 2 ऑप्शन आएंगी। सर ये वही एंटीसिपेटरी ब्रीच वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा? यस, एंटीसिपेटरी ब्रीच। और दूसरा कौन सा आता है? एक्चुअल ब्रीच। अरे वाह, ये एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच वाले ही लॉजिक लग जाएंगे। मैंने कहा यस, अगर आप गुस्से वाले हो तो आप क्या करोगे? एंटीसिपेटरी ब्रीच को क्या मान लोगे? एक्चुअल ब्रीच। और आप ड्यू डेट का इंतजार नहीं करोगे, ड्यू डेट का वेट नहीं करोगे, उसी समय श्यू कर दोगे, केस कर दोगे और अपनी क्या मांग लोगे? डैमेज। लेकिन अगर आप वो मेरे जैसे शांत स्वभाव के तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे करो, कोशिश करो, अभी तो आज 11 अगस्त है, क्या पता तुम 20 अगस्त तक गुड्स तैयार करके दे ही दो। तो आप ड्यू डेट का क्या कर रहे हैं? इंतजार। अगर आपने ड्यू डेट का वेट किया और सामने वाले ने ड्यू डेट तक भी परफॉर्मेंस नहीं करी तो आप ड्यू डेट पे क्या करोगे? केस करोगे और केस करके क्या मांग लोगे? डैमेज। अब यहां पर एक ट्विस्ट है। अगर आपने एंटीसिपेटरी ब्रीच को एंटीसिपेटरी ब्रीच माना है और ड्यू डेट का वेट करा है और इस ड्यू डेट के आने से पहले कुछ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी। सर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी तो कॉन्ट्रैक्ट में थी। मैंने कहा फिर क्या हो गया? वही है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, मेरे कंट्रोल से बाहर थी, कोई सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा और किसी भी पार्टी को किसी भी तरह की डैमेज नहीं मिलेगी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। हम बात करते हैं सेलर ने गुड्स बेचने से मना कर दिया, ठीक है जी। इसको रिवर्स कर दोगे तो बायर क्या? राइट एज इट इज आ जाएगा, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। मान लीजिए सेलर ने कहा था साहब मैं आपको 20 अगस्त को गुड्स 20,000 रुपये में सेल करूंगा। डन। 11 अगस्त को सेलर ने मना कर दिया कि मैं आपको चीज़ नहीं बेचूंगा। अब बायर बी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 11 अगस्त को ही केस कर दे। अगर वो 11 अगस्त को ही केस कर देगा तो उसने एंटीसिपेटरी ब्रीच को क्या मान लिया? एक्चुअल ब्रीच, क्योंकि उसने ड्यू डेट का वेट नहीं किया। अब मान लो 11 तारीख को इन गुड्स का मार्केट में प्राइस जो चल रहा है वो 21,000 रुपीज़ चल रहा है। ये 20,000 क्या था? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और ये 11 अगस्त को प्राइस क्या है? 21,000। अब बायर ने जिस दिन केस किया उस दिन मार्केट में चीज कितने की मिल रही है? 21 की। अगर ये एस गुड्स की डिलीवरी कर देता तो इसको कितने पैसे देने पड़ते? 20। इसको कितने पैसे ज्यादा देने पड़ रहे हैं? 1,000। तो 1,000 रुपीज की डैमेज मांग लेगा। लेकिन अगर इस केस में बायर ने ड्यू डेट का वेट करा है, एंटीसिपेटरी ब्रीच को एंटीसिपेटरी ब्रीच माना है, एक्चुअल ब्रीच नहीं माना, ड्यू डेट का इंतजार करा और सामने वाले एस ने ड्यू डेट पे भी गुड्स देने से मना कर दिया। और अब मान लीजिए 20 अगस्त को जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो मान लीजिए चल रहा है 23,000 रुपीज़। तो अब भी जो डैमेज मांगेगा वो कितनी मांग लेगा? 3,000। अब मैं आपसे पूछूं ये 1,000 कैसे आया? तो आप सिंपल सा कह दोगे सर 21,000 माइनस 20,000। अब मैं आपसे पूछूं ये 23 कैसा है? तो आप क्या बोलोगे? 23,000 माइनस 20,000। आपको पता है इन दोनों में ये 20,000 कॉमन है। यस, इस 20,000 का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हाँ सर। और ये 21,000 क्या है? जिस दिन केस करा उस दिन का प्राइस, जिस दिन केस करा उस दिन का प्राइस। सर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, मैंने कहा बताओ। सर मान लो 11 अगस्त को इसका मार्केट प्राइस
जो इसका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 था उसका मार्केट प्राइस 21 नहीं 19 है, तो क्या होगा? मैंने कहा बी कभी भी एस कभी भी गुड्स बेचने की मना करेगा ही नहीं, क्योंकि अगर मान लो एस के पास सोर्स नहीं है गुड्स बनाने के, तो वो मार्केट से 19 की लेके 20 की बेच देगा, क्योंकि 20 में बेचने का तो उसने एग्रीमेंट ही कर रखा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये प्राइस कम हो जाए। तो मुझे उम्मीद है ऐसे उलूल जुलूल सवाल आपके दिमाग में नहीं आएंगे, और आ भी जाएं तो उसी समय काटा लग जाएगा। डैमेज जब ही मिलते हैं जब डैमेज हो, जब डैमेज ही नहीं है तो डैमेज नहीं मिलेगी। सर हमारे दिमाग में एक उल्टा क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या एस बी को 1000 रुपये देगा? मैंने कहा नहीं देगा। ऐसी बातें करना ही मत। ये चैप्टर आपका हो गया जी खत्म। इसके अंदर एक पॉइंट और रह गया शायद। आए जल्दी आए, नीचे आए मेरे साथ साथ। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, हमने करा दिया। शू फॉर द प्राइस सेक्शन 55, डैमेज फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस, रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, एंटिसिपेटरी ब्रीच वाले सारे कॉन्सेप्ट लगेंगे। शू फॉर द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मेरा एक क्वेश्चन बेटा, इंटरेस्ट किस पे लगता है? सही जवाब आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। इंटरेस्ट किस पे लगता है? आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर। ये बात ध्यान रखना। अगर आपने 10,000 रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कराया और आपने 10,000 में से 7,000 रुपीज़ पे कर दिए और कितने रुपए पे नहीं करे? 3,000, और ये 3,000 रुपीज़ अगर आप लेट पे करोगे तो इसी 3,000 पर इंटरेस्ट लगेगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, कितने पीरियड का, कितने समय का इंटरेस्ट लगता है? जितनी लेट पेमेंट करोगे उतने ही समय का क्या लगेगा? इंटरेस्ट। अगला पॉइंट है, हाँ एक पॉइंट रह गया बढ़िया वाला, राइट ऑफ बायर का ये एंटीसिपेटरी बेस था, ये हमारा हो चुका, राइट ऑफ बायर भी हो चुका। अब ध्यान से देखें, ये सेम राइट है। डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, अगर आपको नो सर हम हैं बायर और सेलर ने गुड्स की डिलीवरी नहीं करी तो हम क्या करेंगे? डैमेज मांग लेंगे फॉर नॉन डिलीवरी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57। श्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आपको याद होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला सेम है। अगर रुपीज़ में रेमेडीज निकालनी पॉसिबल नहीं है या रुपीज़ की रेमेडी एडिक्वेट रेमेडी नहीं है तो आप कहोगे भैया मेरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दो, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवार्ड करना कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, उसकी इच्छा होती है। नेक्स्ट है इश्यू फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। इसमें दो केस हैं, बस बता देता हूँ। अगर वारंटी ही तोड़ी है तो ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाएगा, और अगर कंडीशन तोड़ दी तो आपको याद होगा कि कंडीशन को हम चाहें तो वारंटी मान सकते हैं, और वारंटी की ही क्या मांग लेंगे? डैमेज, और कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या करेंगे? रेपुडिएट नहीं करेंगे। अगला पॉइंट है रेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट 60, इश्यू फॉर द इंटरेस्ट, मैंने आपको बता दिया। अगला पॉइंट है ऑक्शन सेल। हाँ ये पॉइंट रह गया, मैं भी कहूँ कुछ रह गया। ऑक्शन सेल, ये एक व्यक्ति है जो अपनी गुड्स बेचना चाहता है, तो ये क्या करेगा? एक एडवर्टीजमेंट लगाएगा। क्या लगाएगा? ये एडवर्टीजमेंट लगाएगा, और उस एडवर्टीजमेंट में कहेगा आओ मेरे पास आओ, और मेरी बड़ी सारी गुड्स हैं जिसको मैं बेचना चाहता हूँ, या मेरी कोई एक पर्टिकुलर आइटम है जिसको मैं बेचना चाहता हूँ। तो ये टीवी में क्या देगा? एडवर्टीजमेंट। जब ये व्यक्ति टीवी में एडवर्टाइजमेंट देगा तो ये एडवर्टाइजमेंट ऑफर नहीं कहलाएगा। सही जवाब है। तो क्या कहलाएगा? इनविटेशन टू ऑफर। अगर ये इनविटेशन टू ऑफर है तो इस इनविटेशन टू ऑफर को सुन के बहुत सारे व्यक्ति इस ऑक्शन सेल में आके बैठ गए। तो जो व्यक्ति गुड्स का ओनर है, जरूरी है कि वही ऑक्शन में खड़ा हो? जी नहीं, ऑक्शनर गुड्स का ओनर भी हो सकता है और गुड्स के ओनर का एजेंट भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे व्यक्ति हमने बिठा दिए। ये व्यक्ति बिडर हैं। ये व्यक्ति कौन है जी? बिडर। बिडर कौन होता है? जो बिड लगाएगा। इसने कहा 10,000, इसने कहा 12,000, इसने कहा 15,000। ये बिड लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। अब गुड्स बेचने से पहले ऑक्शनियर ने कहा कि हम 10,000 रुपये से बोली बिड शुरू कर रहे हैं, देन दिस 10,000 इज कॉल्ड रिजर्व प्राइस। देन दिस 10,000 इज कॉल्ड रिजर्व प्राइस। इस रिजर्व प्राइस से बोली बिड होगी स्टार्ट। अब एक ने कहा 10,000, एक ने कहा 12,000, एक ने कहा 13,000, ऐसी बिड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ये व्यक्ति है एच। एच कौन है? हाईएस्ट बिडर। इसने कहा 22,000। 22,000 से ऊपर किसी ने बोली लगाई नहीं, सारे चुप हो गए। तो बिडर क्या बोले? ऑक्शनियर क्या बोलेगा? 22,001, 22,002 और 22,003। उसके बाद एक वर्ड बोला जाएगा क्या? सोल्ड। उसके बाद क्या करेगा? हैमर को टेबल पे मारा जाएगा और गुड्स को क्या कर दिया जाएगा? सोल्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? बाय फॉल ऑफ हैमर। बाय फॉल ऑफ हैमर।
कुछ बच्चे बड़े उस्ताद होते हैं, पेपर में लिखते हैं बाय फॉल ऑफ हैमर ऑन टेबल, पता नहीं वो कहाँ से ले आते हैं टेबल, हमारी मर्जी हम कहीं भी मारें हैमर को, तो आपने इतना लिखना है बाय फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर कस्टमरी मैनर, ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर, डन जी। सर क्या ये ऑक्शनियर हाईएस्ट बिडर को गुड्स बेचने से मना कर सकता है, आंसर इज बिग यस, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो करी थी वो इनविटेशन टू ऑफर था, और ये जो बिड लगा रहे हैं ना 10,000 12,000 15,000 18,000, और जो इसकी बिड है 22,000, ये भी एक ऑफर है। अब इस ऑक्शनियर की मर्जी इस ऑफर हाईएस्ट बिडर के ऑफर को भी एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। इसमें एक ट्विस्ट और है, दो व्यक्ति थे मोहन और सोहन, मोहन ने बोला 12,000, सोहन ने बोला 12,400, सोहन ने बोला 12,400, मोहन ने बोला 15,000, और सोहन और मोहन दोस्त हैं, सोहन मोहन कौन है, दोस्त। इन दोनों ने एग्रीमेंट बनाया, ये दोनों हैं कौन, बिडर। इन्होंने एग्रीमेंट बनाया कि ये एक दूसरे की बिड के अगेंस्ट बिड नहीं काटेंगे, मतलब अगर मोहन ने कोई बिड लगा दी तो इसकी बिड सोहन नहीं काटेगा, और सोहन ने कोई बिड लगा दी तो सोहन की बिड मोहन नहीं काटेगा, लेकिन परंतु किंतु लेकिन ये इतने सारे बिडर हैं, ये इसकी बिड तो काट ही देंगे। तो इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है, दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड नॉकआउट एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट, नॉकआउट एग्रीमेंट। ये वही वर्ड है जो आपने रेसलिंग में सुना होगा, नॉकआउट, नॉकआउट एग्रीमेंट। क्या नॉकआउट एग्रीमेंट वैलिड होते हैं, आंसर इज यस। अब आप कहोगे सर ऐसे तो ऑक्शनियर को नुकसान हो जाएगा, नहीं होगा, इसीलिए मैंने पहले समझाया हाईएस्ट बिडर को भी गुड्स बेचना कंपल्सरी नहीं है, नॉकआउट एग्रीमेंट वैलिड होते हैं। सर ये सारे मिलकर नॉकआउट एग्रीमेंट बना ले, मैंने कहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हाईएस्ट बिडर को भी मना कर देंगे, चीज नहीं बेचते। लेकिन क्या ऑक्शनियर इस बिड के प्राइस को बढ़ाने के लिए कोई झूठे बिडर इनके बीच में बिठा सकता है, और इन झूठे बिडर्स का एक ही काम होगा कि अननेसेसरी प्राइस को बढ़ाना। तो इसके लिए दो आंसर हैं। पहला क्या, अगर ऑक्शनियर ऐसा करता है तो ऑक्शनियर को ये इन्फॉर्मेशन इन सब बिडर्स को देनी पड़ेगी, और वो एक व्यक्ति ऐसा रख सकता है, अगर एक व्यक्ति ऐसा रखता है, एजेंट रखता है जो इस तरह की बिड को इंक्रीज कराने में हेल्प कर रहा है, तो वो वैलिड है, एक से ज़्यादा रख ही नहीं सकता। बिना बताए रखेगा तो भी बिड सारी बिड वाइड हो जाएगी, और अगर बता के एक रखेगा तो वैलिड हो जाएगा, बता के एक से ज़्यादा नहीं रख सकता। हालांकि इतनी डिटेल में सीए फाउंडेशन में नहीं आएगा, क्योंकि ये अलग से हमारा टॉपिक कहीं कवर नहीं है, बस ये छोटा सा बताया गया है। अब यहाँ पे दो तीन बातें और बताने की बात है। व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन लोट, तो हर लोट की अलग बिड लगेगी। ऑक्शन सेल कंप्लीट कब मानी जाएगी, यहाँ पे तीन वर्ड लिखने हैं, फॉल ऑफ हैमर, फॉल ऑफ हैमर ऑन टेबल मत लिखना, और एनी अदर कस्टमरी मैनर, यही दो वर्ड आपको लिखने हैं। अगला पॉइंट, राइट टू बिड, क्या ये रिजर्व रखी जा सकती है, यस। रिजर्व प्राइस मैंने बता दिया। प्रिटेंडेंट बिडिंग पढ़ लेना किसी काम की नहीं है। हाँ, लास्ट सेक्शन रह गया 64A। ये दो बातें कहते हैं सर, उन दो बातों में से एक बात तो जर्नल है। मैंने कहा हाँ, इस दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड कौन सा, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट में टैक्स के बारे में अगर कुछ लिखा हुआ है तो एग्रीमेंट की बात मानेंगे, बात खत्म। मतलब सर सेलर ने कहा मेरी गुड्स हैं 10,000 प्लस जीएसटी, तो बायर कहता है ठीक है, जीएसटी बताओ कितने, मैंने कहा 18%। तो उसने सोचा चलो 10,000 पे 18% 1800 और लगेगा, 11,800 में मेरे को गुड्स मिल जाएंगी। लेकिन बायर कहता है ठीक है, आप 20 दिन बाद गुड्स दे देना, और 20 दिन बाद ये जीएसटी इंक्रीज होके 18 की जगह 20% हो गया, तो क्या बायर को 20% के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, आंसर इज यस। और अगर सर ये जीएसटी रेड्यूस होकर 16% हो गया, तो इस रेड्यूस जीएसटी का बेनिफिट भी क्या बायर को मिलेगा, आंसर इज अगेन यस। बट परंतु किंतु लेकिन मैंने कहा भाई साहब मैं आपको चीज़ 20,000 रुपये की दूंगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। हमने आज ये एग्रीमेंट कर लिया कि फ्यूचर में टैक्स बढ़े चाहे घटे, मैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स आपको 20,000 रुपये में गुड्स दूंगा, तो फिर ये गुड्स 20,000 में ही देनी पड़ेगी। टैक्स का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट दोबारा से एडजस्ट नहीं करना, जिसको लॉस हो रहा होगा हो जाएगा, जिसको प्रॉफिट हो रहा होगा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका चैप्टर हो गया खत्म। मुझे उम्मीद है ये आपको सारा पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपनी अपनी घड़ी देखें, 3 मिनट का समय लें, 2 मिनट का समय लें, और ये सारे सेक्शन अभी यहाँ पे याद हो जाएंगे।
पहले चलेंगे हमारे 3 सेक्शन 45(1), 45(2), 46, फिर चलेंगे 3 सेक्शन 47, 48, 49, फिर चलेंगे 3 सेक्शन 50, 51, 52, फिर एक सेक्शन अलग है 53 इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज, फिर चलेगा हमारा सेक्शन 54 राइट टू रीसेल। इसका हमने चार्ट बना दिया, डन जी। उसके बाद हमारा चलेगा राइट अगेंस्ट बायर, उसमें चलेगा सेक्शन 55, 56, फिर 60, फिर 61। 55 किसका था? प्राइस का। 56 किसका था? डैमेज का। 60 किसका था? रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, जो डिटेल में समझा दिया। 61 इंटरेस्ट, 1 किसके जैसा? इंटरेस्ट के जैसा है। अगला पॉइंट है राइट ऑफ बायर। राइट ऑफ बायर कितने हैं जी? 5। 57, 58, 59, फिर 60, फिर 61 एज इट इज। 57 किसका था? डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी। 58 किसका था? स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और 59 किसका था? वारंटी। वारंटी में 2 केस थे, सामने वाले में सच में वारंटी तोड़ दी तो वारंटी की डैमेज मांग लो, कंडीशन तोड़ दी तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप कंडीशन को अगर वारंटी मानते हो तो वो भी सेक्शन 59 में कवर हो जाएगी। उसके बाद हमने करा था सेक्शन 64 ऑक्शन सेल, वो भी मैंने डिटेल में करा दिया। उसके बाद हमने सेक्शन करा था 64A इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन ऑफ टैक्सेस। मुझे उम्मीद है ये अनपेड सेलर वाला पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को देते हैं जी पूर्ण विराम।